हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक टाइम पे 750 के आसपास गई थी। वहाँ से फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। फिर उसके बाद से सेकेंड हाफ क्या कहें, मार्केट क्लोजिंग के आसपास थोड़ा सा एक पॉजिटिव दिखा और 24,600 के ऊपर क्लोज हुई है निफ्टी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि लास्ट वीडियो में मैंने एक डिटेल में निफ्टी की एनालिसिस की थी कि निफ्टी कहाँ तक मूव कर सकता है आने वाले टाइम में। उसके बाद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, डाउट थ्योरी पे भी बात की थी मैंने। तो वो अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लाइव वाले सेक्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। आज एक्चुअली कुछ डिस्कस करना था, कुछ चीज़ें हैं। जैसे ये तो हम निफ्टी का एनालिसिस करते रहते हैं, कुछ स्टॉक्स का है वो देखते हैं। अभी क्या है कि अभी कुछ जो म्यूचुअल फंड हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से हैं जिसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो स्टार्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में। ज़्यादा नहीं, 3-4 फंड देखेंगे, 2-3 मेनली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद से डिफेंस सेक्टर के कुछ फंड्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में कल के दिन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल एक्चुअली निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है अभी सपोर्ट अगर देखें हम तो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, एक काइंड ऑफ बॉटम बन चुका है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही। ठीक है, तो हम इसको सपोर्ट की तरह काम करेंगे, सपोर्ट की तरह मार्क करेंगे। और 760 का जो इसका लेवल है, 760 के ऊपर जैसे ही जाएगा हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो हो जाएगा हमारा 24,900, 24,900 से 24,2500 के आसपास। तो हमें कल के दिन दो चीज़ें याद रखनी है। पहली तो जो हमारा सपोर्ट है ये 24,560 का, अगर ये किसी भी टाइम पे ब्रेक होता है फिर तो हमें नीचे की साइड में 24,400 का लेवल मार्क करके रखना है कि हमें 24,400 का लेवल दिख सकता है। और अगर ये 24,550 का लेवल ब्रेक नहीं होता है कल के दिन और निफ्टी में ऊपर की साइड में रैली ही आती है, तब हमें 24,750 और फिर 24,900 का टारगेट लेके चलना चाहिए। ये ऊपर की साइड में होगा, क्योंकि मार्केट देखें तो मार्केट 2 दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब एक टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, सपोर्ट लिया, और ये जल्दी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक नीचे 24,550 के नीचे आया था, 24,550 पे आया था, फिर वहाँ से एक रिवर्सल आया, फिर आज भी एक रिवर्सल आया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी 24,500 का जो लेवल है अभी हाल फिलहाल के लिए बाइंग जोन बना हुआ है। तो अगर ये कल 24,550 टेस्ट नहीं होता है, इसके ऊपर ही मार्केट रहती है, 24,650 के आसपास रहती है, या फिर जैसे ओपन होने के बाद से सपोज़ 24,650 या 24,600 पे ओपन हुई, तब भी हम एक बार इसका स्टॉप लॉस रख के 24,550 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। और पहला टारगेट 24,750, यानी कि 70-80 पॉइंट का पहला एक हर्डल रहेगा। और अगर ये 24,750 ईजिली ब्रेक हो जाता है, सपोज़ करो कि निफ्टी ओपन ही इसके ऊपर होती है, फिर हम एक लंबे टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं 24,880 से लेकर 24,900 तक का। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 54,860 के आसपास क्लोज हुआ है। और प्रीवियस हमने बताया था आपको कि पहले क्या है कि पहले ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो इसका जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। मतलब यहाँ पे आज कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे निफ्टी में क्या था, निफ्टी में सपोर्ट के आसपास था, बट बैंक निफ्टी में क्या था कि बैंक निफ्टी ऊपर गई कुछ टाइम के लिए, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला, फिर लास्ट के 1 आवर में एक थोड़ी बहुत रिवर्सल देखने को मिली है। तो कल के लिए एक छोटा सा ये हमारा स्टॉप लॉस कहें या फिर सपोर्ट कहें, तो हम कल के लिए इसे सपोर्ट मान सकते हैं 54,600 का। और फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा नीचे की साइड में वो 54,000 का रहेगा। अगर ऊपर की साइड में बात करें तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 55,100 का, और फिर रहेगा 55,400 का। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा चल रहा है। आज भी 738 के आसपास गया था, और अभी जो इसका रिसेंट हाई था 770 780 के आसपास, तो एक बार फिर से उसी जोन में ये जा रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है 780 भी ईजिली ब्रेक कर जाए। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक 1960 टच करने के बाद से काफ़ी फॉल हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट गिर चुका था। फिर लास्ट के 15-30 मिनट्स पे एक थोड़ा सा रिवर्सल आया, क्योंकि 60 पॉइंट गिरने के बाद से 10 पॉइंट का रिवर्सल कुछ खास मैटर नहीं करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे 1900 के ऊपर क्लोजिंग हुई है।
तो अभी इसका अगर हम रिसेंट सपोर्ट देखें तो इसी जोन में था। लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि 1900 के आसपास है और 1900 के आसपास ही सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब फिर जो नेक्स्ट निकल के आएगा वो 1860 का आएगा, जो कि काफ़ी दूर है। और रिसेंट में देखें तो 1890 का है, तो 1860 का सही रहेगा। और फिर हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा अल्टीमेट वो 1960 का ही रहेगा। तो कल के लिए इसमें यही है कि कल अगर ये पॉजिटिव होता है 1930 1940 तक चला जाता है 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए, तब फिर मार्केट को काफ़ी एक मोमेंटम मिलेगा। इसी रीज़न से बैंक निफ्टी आज नेगेटिव थी। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 1440 टच करने के बाद से फिर नीचे आ गया था। बट रिलायंस में क्या है कि रिलायंस का जो लो लगा था उसको आज टच नहीं किया। लो लगा था 1410 के आसपास, फिर यहाँ से रिवर्सल आया 1430 तक गया, फिर एक फॉल आया। अभी क्या है कि रिलायंस फिर से इजीली 1425 के आसपास आ चुका है, तो 1430 तो इजीली ब्रेक हो जाएगा और फिर आएगा 1440 का टारगेट, जो कि पहले भी ब्रेक हो चुका है। तो 1440 का एक रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं कल के लिए, मतलब टारगेट लेके। 1440 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो 1450 1460 तक जा सकता है आने वाले टाइम। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स नॉमिनल नेगेटिव है और S&P 500 जो है वो पॉजिटिव है 0.25%। नैस्डैक भी पॉजिटिव है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। उसके बाद से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, निकाई नेगेटिव है, हैंगसेंग भी पॉजिटिव है। उसके बाद से आता है अपना गोल्ड नेगेटिव है, ओके 2% गोल्ड डाउन हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। क्रूड ऑयल भी डाउन है। उसके बाद से अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो एक बार फिर से जो USD INR है वो 85.26 पे आ चुका है। ये जैसे 85 के नीचे आता है ना फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मंथली डाटा देखें तो FII ने ऑलमोस्ट 9500 करोड़ की बाइंग की है। DII का डाटा देखें तो DII ने भी ऑलमोस्ट 19,780 के करोड़ के आसपास बाइंग की है। पिछले 6 महीने से देखें तो 6 महीने से बाइंग ही चल रही है DII की। अगर FII की बात करें तो FII भी पिछले 3 महीने से बाइंग ही कर रहा है, बट जो इसकी बाइंग है बहुत ही कम है। नेट टू नेट बाइंग है मार्च में 2000 करोड़ की थी, इस फाइनेंशियल ईयर बाइंग ही है ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास। तो लार्ज कैप में जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसका NAV 107 पे आ चुका है। अगर फंड साइज़ की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 68,000 करोड़ का फंड साइज़ है। क्रिसिल गिल रेटिंग 5 पॉइंट्स है, एक्सपेंस रेशियो 1.41 है। उसके बाद से अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसने ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दिया है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 25% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब इस लार्ज कैप फंड में इससे अच्छा कोई फंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद से अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है, इजीली बीट कर रहा है और भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से। मतलब अगर 5 साल में लेके चलते हो तो 4% के हिसाब से बीट कर रहा है। 10 साल का देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% के हिसाब से बीट कर रहा है। 2% बहुत ज़्यादा होते हैं कंपाउंडली। अगर आप मंथली भी देखोगे तो मंथली का तो नहीं होता है, बट ईयरली में आपको दिखेगा कि 11.7% का रिटर्न है और कैटेगरी में 9.83 का रिटर्न है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 2% का एक एडवांटेज मिलता है आपको। अगर हम फंड में देखें तो स्टॉक्स, मतलब ये क्या है कि हाइब्रिड है, इक्विटी में भी है, डेट में भी है। डेट में बहुत कम है, मोस्टली इक्विटी में ही है। इक्विटी में अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो HDFC बैंक हो गया, ICICI, रिलायंस, L&T, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स हैं। तो अगर हम ब्लू चिप ICICI का जो ब्लू चिप फंड है उसके अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो जैसे आयरन स्टील, मतलब पूरा डाइवर्सिफिकेशन है। कॉमर्शियल व्हीकल, पोर्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में है। मोस्टली क्या है कि सेक्टर वाइज जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मतलब मोस्टली बैंकिंग में सारे सेक्टर्स कवर किए हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं किसी भी सेक्टर के, उसमें जैसे बैंकिंग का हो गया तो बैंकिंग के टॉप 3 HDFC, ICICI, एक्सिस इसमें है। उसके बाद से रिफाइनरीज में भारत पेट्रोलियम और रिलायंस में है। अगर ऑटोमोबाइल में देखें तो ऑटो सेक्टर में तो महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा, hyundai में है। कंस्ट्रक्शन में देखें तो L&T, उसके बाद से IT में देखें तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, इन सब में है। फार्मास्यूटिकल में देखें तो डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, ऑरबिंदो, सिप्ला,
सीमेंट में देखें तो श्री बिरला, टेलीकॉम में 2 है, ICICI, इवन इंश्योरेंस में भी इन्होंने 4-5 में डाल रखा है। तो काफ़ी अच्छा एक पोर्टफोलियो है। बजाज ऑटो, टू व्हीलर में, फिर उसके बाद से ONGC में पोर्टफोलियो जो है काफ़ी मतलब अच्छा है, काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। इस रीज़न से इनका जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल का है, अगर मतलब पिछले 10 साल का आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा रिटर्न है इसका। अगर हम मिड कैप सेगमेंट की बात करें तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 112 की NAV है, 27 मतलब ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का फंड साइज़ है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है। अगर हम देखें कि लास्ट 1 ईयर में 22% का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया है, लास्ट 10 ईयर में 19.40, मतलब इतना अच्छा रिटर्न माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इसमें सेक्टर वाइज स्टॉक्स देखें तो परसिस्टेंट है, कोफोर्स, कल्याण ज्वेलर्स की वजह से इनका जो इमेज था थोड़ा सा डाउन हुआ था। डिक्सन में है, काई में है। तो ये 2-3 फंड है जिसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करना बहुत सही रहता है। थर्ड देखें तो HDFC का स्मॉल कैप फंड है, जो कि ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ का फंड साइज़ है। NAV की बात करें तो 144 के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो भी 0.93 है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा सा कम है, अपने कैटेगरी को अभी बीट नहीं कर पा रहा है ये फंड। बट अगर आप 10 साल का देखोगे तो 10 साल में बीट कर रहा है। अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में 36.7% है, 2 ईयर में 22.83 है। अगर इसका कैटेगरी देखा जाए तो 26% का रिटर्न है। बट अगर हम स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, एरिस है, सोनाटा सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद से फोर्टिस हेल्थ केयर है, कृष्णा इंस्टीट्यूट है, बाकी सारी चीज़ें हैं। इनका एक और फंड है HDFC का डिफेंस फंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी फेमस हुआ था। मतलब रिटर्न वाइज भी देखें तो काफ़ी अच्छा है, आज भी 3% का रिटर्न था। तो इस वजह से ये जो फंड है काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे कि इसको ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 2023 में आया था, और लास्ट 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो 21% का रिटर्न है। उसके बाद से अगर लास्ट मतलब वैसे तो 2 साल नहीं हुए, बट 2 साल का रिटर्न देखोगे तो 51% के आसपास है, जो कि मतलब अमेजिंग है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक वाइज देखें तो HAL, वेल, सोलार, एस्ट्रा, तो ये सारे स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो पोर्टफोलियो होगा 20% HAL में है, उसके बाद से वेल में है, सोलार इंडस्ट्री में है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। ये शो करने का मतलब इस पर बात करने का मेरा एक ही रीज़न था कि देखो मेन क्या होता है ना कि आपके पास जब नॉलेज नहीं होती है, सपोज आपको डिफेंस सेक्टर में करना है कुछ, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है और आपके पास उतना कैपिटल नहीं है। अगर सपोज 1 लाख है तो 1 लाख आप 10 कंपनीज में नहीं डाल सकते, और विदाउट डाइवर्सिफिकेशन रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बेट करना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इससे बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है पर्टिकुलर इस सेक्टर में। तो इससे क्या होता है कि जैसे IT का कर लिया, डिफेंस का कर लिया, तो एक जो पूरा द थिंग इज़ कि अगर आपके पास सपोज करो 10 लाख है, 10 लाख में आपको सारे सेक्टर कवर करने हैं। आपको IT भी करना है, डिफेंस भी करना है, FMCG भी करना है, फार्मास्यूटिकल भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, फार्मास्यूटिकल भी करना है। तो इन सब में क्या है ना कि IT 20 ले लो, डिफेंस का म्यूचुअल फंड में कर लो, या फिर डिफेंस के जो ETFs हैं उसमें देख सकते हो। उसके बाद से है कि जैसे IT का है, डिफेंस का है, हेल्थ केयर का है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटो सेक्टर का है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, सारे सेक्टर्स कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में करते हो तो उसके पीछे आपका एक रीज़न होना चाहिए, एक एनालिसिस होनी चाहिए, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो। तो सारी चीज़ें ना अपने अपने जगह पे काफ़ी अच्छी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। आपको ट्रेडिंग सूट करता है, आपको इन्वेस्टमेंट सूट करता है। इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ETF हो गया, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ETF हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ETF बेस्ट है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में भी करते हो तो ETF बेस्ट है। अगर स्टॉक्स में करो, ETF में करो, और ETF में मतलब ETF के साथ साथ थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में भी डाल दो, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अभी के टाइम के लिए। और अभी क्या है ना कि अभी जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर का ट्रेलर था, उसमें जो इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक
ऑरा दिखा है, मतलब एक क्या कहते हैं, इमेज दिखी है वर्ल्ड वाइड, वो माइंड ब्लोइंग है। उसके बाद से जो इंडिया का, पहले हम ब्रह्मोस वगैरह फ्रांस को हमने सेल किया था, 4-5 महीने पहले की बात है, ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का डील हुआ था। गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, जैसे इंडोनेशिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया और अदर कंट्रीज़, तो ये छोटे छोटे कंट्रीज़ में, इवन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अब डिमांड बढ़ेगी इंडियन डिफेंस सिस्टम की। इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस का, वो बढ़ने वाला है। इसकी डिमांड बढ़ने वाली है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि चाइना पे हर कोई रिलाई नहीं करता है। और जब बात डिफेंस की आती है ना, तो चाइना पे तो कतई नहीं करेंगे लोग। यूएस पे करते हैं, रसिया पे करते हैं, इसराइल पे करते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है। तो जो टॉप के प्लेयर हैं ना, 5-6 ही हैं। और इंडिया आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल में, 6 साल में, इंडिया टॉप 3 में जगह बना लेगा, टॉप 2 टॉप 3 में, ठीक है। क्योंकि उस लेवल पे उतने बड़े प्लेयर नहीं है। रसिया एक ऐसा कंट्री है जो कि मतलब यूएस को बीट कर देता है। रसिया के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, S-400 हमारे सामने है। अभी इंडिया और रसिया का जो S-500 के लिए डील हुआ है, मतलब वो हमारे साथ ये स्टार्ट करने वाला है। तो बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए डिफेंस सेक्टर में भी। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।